तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है। पूरा A to Z जानकारी हम आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अगर ये वीडियो पाइथागोरस प्रमेय का आप देख लेते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन जो भी पूछे पाइथागोरस प्रमेय से आपको A to Z जो है ना पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिए। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो जब समझ में आए, सवाल समझ में आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। ये अगर इस तरह से आपको एग्जाम में पूछ देता है पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें या सिद्ध करें, इसके जगह पर लिखा हो सकता है, तो आपको क्या करना है आंसर देते समय वो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो गया, तब आप आंसर में लिखेंगे आंसर ऐसे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से परिभाषा पहले लिखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं अगर परिभाषा पूछा जाए तब हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप परिभाषा लिख दीजिए। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए, 1 मिनट इस वीडियो को पहले देखिए। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है आपको पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाए, क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्ट पूछ दिया जाए, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपको आंसर लिखते समय क्या करना है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। आपको मान लीजिए एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है, लिख दिए। उसके बाद आपको परिभाषा नहीं लिखना है। अगर ये परिभाषा से क्वेश्चन में पूछा जाता है तब आपको परिभाषा नहीं लिखना है, लेकिन आपको अगर इस तरह से एग्जाम में पूछेगा तब उस स्थिति में आपको परिभाषा भी लिखना है। समझ पाए? एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको इस तरह से एग्जाम में पूछता है तब आप यहाँ आंसर बना करके लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय और डैश दे करके ये पूरा परिभाषा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछता है, परिभाषा से ही पूछता है और आसपास में लिखा रहे सिद्ध करें, तब आपको ये परिभाषा नहीं लिखना है। तो चलिए मान लीजिए आपको इस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तब आपको क्या करना है, तो इसी तरह से हमने आंसर लिखे और यहाँ पर आपको क्या कहता है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ABC हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो लिखना है समझिए क्या सब लिखना पड़ता है। लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो बोल रहे हैं वही लिखना है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज तो है लेकिन कौन सा समकोण है वो भी लिख देना है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है दोस्तों, कोण B है समकोण, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सवाल में कहता है किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसके समकोण वाले सामने में यानी कि कर्ण होती है। ये कर्ण का क्या नाम है, AC। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर, लिख दिए। क्या लिखेंगे दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर, और कहता है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके बाद दो भुजा AB के बाद AC के बाद कौन भुजा बच जाता है, तो AB बचता है और BC बचता है। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। समझ पाए? यानी कि दो भुजा का वर्ग कहता है, एक भुजा का जो वर्ग होता है ना, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा माने दो भुजा बच जाता है, एक बचता है AB और दूसरा बचता है BC। तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना है और यही आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से ध्यान से देखिए। इतना तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो चलिए इतना करने के बाद आपको लिखना है रचना। क्या लिखना है? रचना। सब चीज आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। हमने लिख दिया रचना। रचना क्या करना है वो समझिए। यानी कोण बी से, कहाँ से? कोण बी से AC भुजा पर लंब डालें। यहाँ देखिए हम डाल रहे हैं कोण बी से AC पर, AC ये भुजा है ना, AC भुजा पर हमने लंब डाला। क्या डाला? तो मान लीजिए D डाला। तो कोण बी से AC भुजा पर जो है लंब BD डाला। तो यही रचना लिखेंगे दोस्तों। BD लंबवत, ये लंबवत का निशान होता है। BD लंबवत AC, यानी कि BD जो हम लंब खींचे हैं किस पर? AC पर खींचे हैं। BD लंबवत AC खींचा। आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। BD लंबवत AC खींचा। ये जो BD है ना वो हम AC पर खींच दिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका रचना। आप चाहे तो इसे भाषा में भी लिख सकते हैं, कोण B से AC भुजा पर BD लंब खींचा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो जाने के बाद आपको लिखना है परमाना या उपपत्ति। आप लोग क्या करें, ये चित्र जो है ना अपने किताब कॉपी पर बगल में बना लें। जो चित्र हम बनाऊंगा वो चित्र भी आपको कॉपी में बना लेना है। ऐसा बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद देखिए लिखना है परमाना। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पूरा 5 का 5 नंबर मिल जाए। दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है दोस्तों। अब हमें क्या करना है तो देखिए, परमाना करके लिखेंगे त्रिभुज। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC। चित्र को ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या कहा, चित्र निकाल लीजिए। तो निकालिए त्रिभुज ABC, देख लीजिए गौर से। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ABD में देख लिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने क्या कहा? त्रिभुज ABC यहाँ पे लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC कहा, तो मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। ABC कहें तो यहाँ पे देखिए लिख लिया हमने ABC, लिख दिए। उसके बाद त्रिभुज ABD। तो देखिए त्रिभुज ABD कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। उसी चित्र में है ABD, और लंब खींचने के बाद ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और 90 डिग्री वाले सामने भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको? अब देखिए ये दोनों हम लिख लिए। उसके बाद इसमें देखिए जो कोण B है वही कोण D है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री है तो कोण दोस्तों D बराबर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण D बराबर कितना? 90 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री? 90 डिग्री हो गया। इस तरह से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोनों में A देखिए सेम है, यहाँ भी A है और इसमें भी A है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। कैसे आ गया? तो इसको हम लोग लिखेंगे तो किससे आया? ये तो समकोण से आया 90 डिग्री से, लेकिन ये दोनों कोण कैसे आया? क्योंकि दोनों में A है तो इस तरह को हम कहेंगे उभयनिष्ठ कोण से। किस कोण से? उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से लिख दिए। तो दोस्तों कोण B बराबर D हो गया, कोण A बराबर A हो गया। बाकी जो बच जाता है ना उसको हम शेष कोण कह देंगे, यानी कि इसमें कोण हो गया C और इसमें का कोण हो गया B। तो कैसे हो गया? यानी शेष कोण से ये बराबर हो गया, शेष कोण से। समझ पाए? शेष कोण से, यही लॉजिक है दोस्तों। इतना अगर आप समझ गए तो अब फिर कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। बस आप ये समझ लीजिए त्रिभुज ABC और ABD हमने लिया उस फिगर में से, जो चित्र मैंने आपको पहले कहा था। उसमें देखिए कोण B, इस चित्र का पहले लेना है कोण B, और इस चित्र का कोण D है 90 डिग्री, यानी समकोण से हुआ, ये दोनों बराबर हो गया। कोण A देखते हैं, दोनों में सेम है दोस्तों, दोनों का एक ही कोण है A।
इसलिए इस तरह के कोण अगर दोनों समान हो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण से। उभय माने होता है दोनों में, ठीक है। उसके बाद इसमें बच जाता है C और इसमें जो बच जाता है कोण B बच जाता है। तो कोण C बराबर कोण B शेष कोण से। इस तरह से हमने क्या देखा कि इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो इस तरह का जब कोण कोण से बराबर होगा ना तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। अगर दोनों त्रिभुज का कोण बराबर है ना तो ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो ए से, यानी ए का मतलब हुआ एंगल 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 से, कोण 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 से, ये दोनों आपस में समरूप हो गया। जब भी कोई समरूप होता है त्रिभुज तो उसका भुजा जो होता है ना एक ही समानुपाती में होता है, ये हमेशा याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजा लेना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है भुजा वाला। तो इसका अगर हम दोस्तों ले लेते हैं ए बी, गौर फरमाइएगा, इसका अगर हम ले लिए ए बी इस त्रिभुज का, यानी कि गोल और 90 डिग्री, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, गोल और 90 डिग्री, यानी कि ए डी लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बराबर बराबर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका हम लेते हैं बी सी, यानी 90 डिग्री और 31 वाला, यानी कि बी सी इस त्रिभुज का पहले ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे, 90 डिग्री और 31 वाला, यानी कि बी डी आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी ले लिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या बच गया, ए सी, यानी गोल और 31, तो यहाँ लिखेंगे ए सी गोल 31। इसका देखिए गोल और 31 इसका आता है ए बी, तो हमें यहाँ पे ए बी लेना है। समझ पाए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपको इस भुजा में किसको छोड़ देना है, किस किस को कोना कोनी गुना करना है, लॉजिक है यहाँ समझिए। इसमें देखिए दोस्तों इस तीनों भुजा में किस में कौन डबल बार मिल रहा है, यानी ए बी, इसमें ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो बीच वाला को बाकी आपको छोड़ देना है, भूल जाना है कि ये नहीं है। इसमें ए बी है ना कहीं, इसमें भी ए बी है ना, तो इसको और इसको आपको कोना कोनी गुना करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे या करके, देखिए ए बी और ए बी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी गुना ए बी आपको हो जाएगा ए बी स्क्वायर, हो जाएगा ना ए बी स्क्वायर। बराबर करके लिखिए, इसको कोना कोनी गुना किए हैं तो इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए सी गुना ए डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी गुना ए डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, समीकरण 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसी में मतलब नेक्स्ट त्रिभुज की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए फिर से चित्र पे, एक पॉइंट्स हमने एक समीकरण निकाल लिया चित्र से, यानी कि उस चित्र में हमने ऊपर वाला लिया, अब हम लोग नीचे वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। एक बार हमने लिया ए बी सी और इसी में एक साइड ऊपर वाला लिया। अब हम लेते हैं त्रिभुज फिर से ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में जो पहला त्रिभुज था ना, यानी जो पहला चित्र था उस चित्र को गौर से देखिए। और उसमें देखिए दोस्तों हमने क्या लिया, ए बी सी और फिर से क्या लिया, बी डी सी में। ध्यान से देख लीजिए दोनों को, ठीक है। जो काम किए वही काम यहाँ भी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आपका यहाँ ए हो गया, बी और डी दोनों सेम है, यहाँ है सी। इस बार क्या है दोस्तों, इस त्रिभुज में दोनों में सी है, तो दोनों में सी लिख लिए। और बाकी इसमें बच जाता है ए और इसमें क्या बच जाता है, बी बच जाता है ना। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ से हम लोग फिर से लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी, क्या हो गया, तो 90 डिग्री। अब थोड़ा सा फास्ट बता देते हैं, इसका कोण सी लेंगे तो इसका भी कोण सी देखिए ले लेंगे। कैसे हो गया, तो यहाँ भी लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण से। क्या लिखेंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ कोण से, समझ गए। इसी प्रकार देखिए इसमें अब बच जाता है ये वाला कोण और इसमें बच जाता है बी, तो यहाँ लिखेंगे इस त्रिभुज का लिखेंगे ए बराबर इस त्रिभुज का क्या लिखेंगे बी। तो दोनों किससे हो गया, तो शेष कोण से। कैसे हो गया, शेष कोण से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शेष कोण से, लिख दिए। अब आगे बढ़िए दोस्तों, अब देखते हैं कि तीनों कोण फिर से इस दोनों त्रिभुज का अगर बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में फिर से क्या होंगे, समरूप होंगे, जैसा हमने समीकरण 1 में बताया। तो यहाँ लिखेंगे फास्ट में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है बी डी सी। कैसे हो गया, तो यहाँ भी वही काम लिखेंगे ए से, समरूप हो गया। जब भी समरूप होगा तो याद रखिए भुजा भी समानुपाती होगा, एक ही अनुपात में। तो यहाँ देखिए फिर से हम लिखेंगे इसका ए बी,
यानी 90 डिग्री और 31 वाला, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री 31 वाला क्या नाम है, बी डी। तो यहाँ लिखिए आप बी डी बराबर इसका देखिए लिखेंगे अगर बी सी 90 डिग्री और गोल वाला, यानी इसका अगर लिखे बी सी तो इसका हम लिखेंगे 90 डिग्री और गोल वाला, 90 डिग्री ये है और गोल वाला क्या है सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी डी या डी सी लिखेंगे बराबर। इसमें बच जाता है ए सी 31 और गोल वाला, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी सी गोल वाला और 31, तो इसका लिखेंगे ए सी, तो इसका क्या लिखेंगे बी सी लिखेंगे ना, आराम से लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। अब इतना हो गया, तब आपको देखना यह है कि किस में कौन 2 बार मिलता है। तो देखिए दोस्तों बी सी इसमें मिला एक बार, बी सी इसमें मिला एक बार, बाकी इसको आपको भूल जाना है, इसका कोई काम अब नहीं है। बस इसी में देखिए और कोना कोनी आप गुना करिए, कोना कोनी क्या करिए गुना करिए। तो बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए सी गुना डी सी, क्या हो जाएगा ए सी गुना डी सी हो जाएगा ना। इसको समीकरण आप मान लीजिए 2। समीकरण 1 और 2 पे गौर फरमाइए, क्या फरमाइए गौर फरमाइए। आपको सिद्ध क्या करना है, एकदम शुरुआत में चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, शुरुआत में आपको क्या सिद्ध करना है, तो वहाँ पे गौर से देखिए क्या था दोस्तों। शुरुआत में आपको जो सिद्ध करना था वो ए सी का स्क्वायर यानी कि एक भुजा का स्क्वायर और अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, था ना एकदम शुरुआत में सिद्ध करने वाला में। तो वहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे एडिंग है दोस्तों, ऐड करने वाला है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देख लीजिए दोस्तों वहाँ पे समीकरण 1 क्या था, आप गौर फरमाइए। समीकरण 1 में था LHS में AB स्क्वायर और समीकरण 2 में LHS में क्या है BC स्क्वायर। तो पहले दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 का LHS था AB स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का LHS है BC स्क्वायर। तो दोनों समीकरण का हमने LHS को जोड़ दिया। अब RHS को देखिए, समीकरण 1 का RHS क्या है, अगर नहीं है तो आप पहले समीकरण 1 को देख लीजिए, लिख लीजिए, और समीकरण 2 को भी अपने कॉपी पे नोट करिए, जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो समीकरण 1 का LHS AB स्क्वायर है, तो समीकरण 2 का भी हमें LHS को अभी जोड़ लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब समीकरण 1 का RHS को पहले जोड़िए। तो यहाँ है समीकरण 1 का RHS AC गुना क्या है AC गुना AD, देख लीजिए गौर से AC गुना AD प्लस ये समीकरण 1 का था, समीकरण 2 का यहाँ पे दिया हुआ है AC गुना DC दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, दोनों समीकरण में यहाँ भी देखिए AC है और यहाँ भी AC है, दोनों में AC है ना, तो दोनों में से AC को निकाल दीजिए, निकालने का मतलब कॉमन ले लीजिए। तो इसमें क्या बच जाएगा AD, ऐसा कोष्ठ लगा दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, और इसमें क्या बच जाएगा DC, बच गया ना। क्या बच गया दोस्तों DC। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो चित्र पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AD प्लस DC, गौर फरमाइए दोस्तों AD प्लस DC। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखिए AD प्लस DC लिखा ना, AD प्लस DC। हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, तो देखिए AD प्लस DC, यानी ये किस में मिलता है, तो AC में मिलता है ना। इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या AC नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AC हम क्या लिखेंगे, तो देखिए AD प्लस DC, AD प्लस DC, ये दोनों मिल करके, ये भुजा और ये भुजा मिल करके आपका पूरा क्या बना देता है, तो AC बना देता है दोस्तों। क्या बना देता है, AC बना देता है। इसमें आपका मिल गया AD और प्लस इसमें आपका मिल गया DC, मिल गया ना। यानी AD और DC मिल करके आपका क्या बना रहा है, AC बना रहा है। तो मैं यही आपको समझा रहा था, जहाँ पे आपको AD प्लस DC लिखा मिल रहा है उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है AD प्लस DC, तो यहाँ पे हम AC तो है पहले से, ये वाला AC दिया हुआ है ना। अब इसके बदले में AD प्लस DC के बदले में इंटू माने गुना होता है, AD प्लस DC के बदले में हम क्या लिखेंगे, तो AC लिखेंगे। यहाँ देखिए AC गुना AC, तो AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो हमने क्या देखा दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो या करके आप यहाँ लिखिए, या करके लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आपको क्या सब आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आपको क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हमें एकदम शुरुआत में सिद्ध करना था,
गौर करिए एकदम शुरुआत में AC स्क्वायर बराबर क्या था सिद्ध करने में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था ना। यही हमें सिद्ध करना था और यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। इस तरह से हमारा ये जो पाइथागोरस प्रमेय था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप चाहते हैं शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी A to Z जानकारी जो है ना आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।